वेलकम टू बाइक्यूल्स। तो नीट 2025 को अभी 1 मंथ है और आपके पास इस 1 मंथ में 2 ही अल्टरनेटिव्स हैं। पहला अल्टरनेटिव तो आप पूरा कर चुके हो, यानी कि गिव अप। मोस्ट ऑफ द पीपल, आप में से काफ़ी सारे जने, लगभग 70% पॉपुलेशन अब गिव अप कर चुकी है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो अगले साल ही देखेंगे। 4 में जब आ जाएगी उसके बाद नए तरीके से बैच लेंगे, नई तरीके से पढ़ेंगे और ऑल दैट इमेजिनेशन कि हम अच्छी तरह रूटीन बनाएंगे, PYQ लगाएंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब आप सोचो, अगर आपने गिव अप कर ही दिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसका सीधा सा कॉन्सिक्वेंस है कि इट विल कॉस्ट यू एन ईयर। अब ये सोचने में अभी लग रहा है कि 1 साल की ही बात है और अभी आपने अपने माइंड में सोच लिया है कि हम तो बहुत अच्छी तरह कर लेंगे, अपना 100%, 1000% देंगे। पर थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा पीछे जाओ और देखो, आपने 1 साल पहले 365 डेज अगो सेम यही चीज़ सोची थी और आप आज यहाँ आकर खड़े हुए हो। अगले साल इसी टाइम आप दोबारा ऐसी ही कोई वीडियो, ऐसे ही किसी एजुकेटर की देख रहे होगे और या आप बिल्कुल गिव अप कर चुके होगे कि अब कोई और कोर्स में एडमिशन लेते हैं। आप किसी और कोर्स में भी एडमिशन ले लोगे तो इट विल फॉलो यू, आपका रिग्रेट आपको फॉलो करेगा। इट विल फॉलो यू नहीं, आपका रिग्रेट आपको फॉलो करेगा कि हम ढंग से क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि किसी और कोर्स में एडमिशन लेने के बाद भी सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं होगा, वहाँ भी इक्वली स्ट्रगल होंगे, लाइफ के स्ट्रगल चलते रहेंगे। दूसरा एक तरीका है जो अभी आपको मुश्किल लग रहा है, पर अगर 1 महीने में आप कर गुजरे तो आप ज़रूर किसी अच्छी जगह पहुंच जाओगे। वो दूसरा तरीका है, ये जितना भी मैस आपने फैलाया है इसको क्लीन करो। यानी ये जो रायता फैला है ये आपको खुद समेटना पड़ेगा। इससे क्या होगा, एटलीस्ट अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो आप उस 70% पॉपुलेशन से तो आगे ही हो जो ऑलरेडी गिव अप कर चुकी है। इतना कंपटीशन ग्राउंड लेवल पे नहीं है जितना हमें दिखता है। इसका प्रूफ मैं आपको देती हूँ। पहले मैं बहुत छोटी स्टेज पे आपको इसका प्रूफ दूंगी और उसके बाद बहुत बड़ी स्टेज पे भी इसका आपको प्रूफ दूंगी। ये मेरा चैनल है बाइक्यूल्स का, टेंशन नहीं लो, मैं अपना चैनल प्रमोट नहीं कर रही हूँ। इसमें लगभग 770 सब्सक्राइबर्स हैं। अब आप डे 1 पे जब क्वेश्चन नंबर 1 डला था, आप देखो लगभग 413 लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था। कितने लोगों ने तो देख के भी इग्नोर कर दिया। मतलब देख के इग्नोर करने का मतलब आप समझ रहे हो, उनके सामने ये जो टाइम पड़ा हुआ है, बात यहाँ क्वेश्चन इग्नोर करने की नहीं हो रही, उनके सामने ये जो अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है, वो दिखती हुई अपॉर्चुनिटी को सिर्फ अपने लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से वो इग्नोर कर रहे हैं और इट विल रियली कॉज देम देयर फ्यूचर, देयर करियर। ठीक है। उसके अलावा आज आप देख सकते हो, आज था क्वेश्चंस का डे 8 पे आप देख सकते हो 770 में से सिर्फ 63 लोगों ने आंसर किया। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट डे जब भी कोई इनिशिएटिव स्टार्ट होता है, लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत पीक पे होता है और धीरे धीरे वो लोग क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। ऐसे ही जब ये अगला अटेम्प्ट स्टार्ट होगा, अगला अटेम्प्ट आएगा 4 मई के बाद, तो आपका कॉन्फिडेंस एक बार पीक पर होगा कि यार इस बार तो फोड़ देंगे, निकाल देंगे नीट को। पर जैसे जैसे पूरा साल बीतता जाएगा आपका हाल यही हो जाएगा कि आप फिर से गिव अप करने लगोगे। इसको एक प्रॉपर डाटा से समझते हैं। तो नीट 2024 का एग्ज़ाम लगभग 24 लाख बच्चों ने भरा, इसमें से 23.5 लाख भी नहीं आए, लगभग 23 लाख के करीब, यानी 1 लाख बच्चा तो पेपर देने ही नहीं आया। और उसके बाद मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिर्फ 55,000 स्टूडेंट्स को मिला। अब आप ये सोचो कि इस 55,000 स्टूडेंट्स में ऐसा क्या खास था, इन्होंने ऐसा क्या अलग कर लिया कि इनको मेडिकल कॉलेज की सीट मिल गई और बाकी 23.5 लाख बच्चों को नहीं मिली। अब ये नंबर थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है, वेरी कर सकता है, पर आप इसी के आसपास अंदाज़ा लगा कर चलो। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि इन 55,000 स्टूडेंट्स ने क्या किया जिससे इनका अटैम्प्ट बच गया और बाकी 23.5 लाख स्टूडेंट्स का अटैम्प्ट क्यों डूबा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों के जो बेसिक कंसर्न्स हैं, जैसे आपका कॉन्फिडेंस अब लो होता जा रहा है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। आप हर एक चैनल के, हर एक ऐसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में सक्सेस पीपल जो हैं, जो सक्सेस होते जा रहे हैं, मतलब जो कॉन्फिडेंट है नीट के लिए, वो तो कमेंट करेंगे नहीं, उनका कमेंट तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो अभी पढ़ने में बिजी हैं। आप सिर्फ उन कमेंट्स में ढूंढ रहे हो एक होप कि हमारे जैसे और भी बहुत लोग हैं कि हाँ देखो इसका भी तीसरा ड्रॉप है, इससे भी पढ़ाई नहीं हो रही है, हम अकेले नहीं हैं। कि देखो ये भी तो है, पेपर ही मुश्किल है यार, हम अकेले नहीं हैं। कि इसने भी गिव अप कर दिया, यानी अब सच में पॉसिबल नहीं है।
तो हम अकेले नहीं हैं। दूसरा, अब इस टाइम पे आप लोगों का दिमाग इतना भरा पड़ा है कितनी चीज़ों से कि यार अब कैसे समेटे ये रायता, कैसे रिवीजन करें, कैसे PYQ लगाएं, मॉक लगाएं या ना लगाएं, मॉक कहाँ से लगाएं। मॉक लगाना या ना लगाना परेशानी नहीं है, परेशानी ये है आप लोगों को कि मॉक कहाँ से लगाएं, कौन से ऐप का लगाएं। इतनी छोटी छोटी फालतू की परेशानियां जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए। तीसरा, सेल्फ इवैल्यूएशन। हम सेल्फ इवैल्यूएशन किस वे में करें अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन? अभी तो हमें सिर्फ इतनी समझ आ रही है कि यार हमने तो गिव अप कर दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो चलो मैं आपको इन सब चीज़ों के सॉल्यूशंस बताती हूँ। नंबर 1, ये आपकी प्रॉब्लम भी है और ये आपका सॉल्यूशन भी है। प्रॉब्लम आपकी ये है कि हम मॉक लगाएं कैसे, अब उसमें स्कोर कम आ रहा है। अब अगर इसमें स्कोर कम आ रहा है तो फाइनल एग्जाम में स्कोर कैसे आएगा? ठीक है, तो अब अगर आप मॉक लगा रहे हो और कितने लगाएं, कैसे लगाएं और किसको लगाने चाहिए। अब अगर आप मॉक लगा रहे हो, आप 3 आवर्स का मॉक लगा रहे हो, तो अगर आपने उस 3 आवर्स के मॉक को 3 आवर्स एनालाइज नहीं किया, उसमें से लर्निंग्स नहीं ली, तो उससे तो बढ़िया था आप सो जाते, डार्क सर्कल कम हो जाते, डार्क सर्कल्स कम हो जाते, थोड़े एंजाइटी कम हो जाती, दिल को थोड़ा सुकून मिल जाता, दिल गार्डन गार्डन हो जाता। क्योंकि 3 घंटे मॉक लगाने के बाद 3 घंटे आपने एनालाइज नहीं किया, ये आपका पहला ब्लंडर। अब आपने मॉक जिस चीज़ के लिए लगाना था, लर्निंग के लिए लगाना था, आपने वो लर्निंग्स तो ली नहीं, बल्कि अब वो जो लो स्कोर होगा, अब क्योंकि आप मॉक को एनालाइज नहीं कर रहे, आप लगातार एक लूप में फंस जाओगे। आप रोज एक होप से एक नया मॉक लगाओगे, पर आप एनालाइज नहीं कर रहे, लर्न नहीं कर रहे, तो अगले मॉक के भी मार्क्स बढ़ेंगे नहीं। तो आप इस स्कोर को अपने मन में बिठा लोगे और फिर आपका मन आपको और ज़्यादा यकीन दिला देगा अब तो आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता है इस अटेम्प्ट में। तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आपकी प्रायोरिटी स्कोर नहीं होनी चाहिए, स्कोर्स पे तो देखना भी नहीं है कितनी है। आपकी प्रायोरिटी यहाँ होनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट, अपना टेस्ट करना कि आपको कौन कौन से टॉपिक ढंग से आते हैं, कौन से टॉपिक ढंग से नहीं आते हैं। जो भी पॉइंटर्स आपको नहीं आ रहे हैं उनको सेपरेट शीट पे सेपरेट रजिस्टर में लिखना और पीरियोडिकली उनको रिवाइज करना, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर अब ये जो हमारा गिव अप वाला एटीट्यूड है, इसके लिए हम कैसे डील करें, इसको कैसे डील करें? जब आपको दिन कम लगने लग जाए ना, तो आप घंटे गिन लेना। जैसे आपको ऐसे लग रहा है 30-34 दिन है, 30-35 दिन है, ठीक है, तो अब वो आपको ऐसे लग रहा है 30-35 दिन में क्या ही होगा यार, तो भाई आप घंटे गिनना स्टार्ट कर दो कि आपके पास 30-35 दिन नहीं है, 24 इंटू 35 जितने भी घंटे हैं आपके पास, इतने घंटे हैं। अब मैं श्योर हूँ अगले साल आपके पास 365 डेज है, तो ये घंटे का जब आप न्यूमरल देखोगे वो आपको 365 से तो ज़्यादा ही लगेगा। अब आपको अगर आवर्स भी कम लग रहे हैं तो आप मिनट काउंट करने लग जाओ, क्योंकि ईच डे, ईच आवर, ईच मिनट काउंट्स। जितनी देर में आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, आप गिव अप एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप फालतू का इधर उधर घूम रहे हो, सोच रहे हो क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उतनी देर में तो आप कोई टॉपिक पढ़ सकते थे, PYQ को एनालाइज कर सकते थे। ठीक है, अगर आप ये अटेम्प्ट को स्किप करने का सोच रहे हो तो आप एक विशियस साइकिल में, विशियस लूप में फंसने जा रहे हो, क्योंकि जो गिविंग अप एटीट्यूड है ना वो कभी भी नहीं सुधर सकता। अगर आप इस टाइम गिव अप कर रहे हो, आप, मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ, आप नेक्स्ट ईयर भी गिव अप करोगे। इवेंचुअली आप दोबारा ड्रॉप पे ड्रॉप लेते जाओगे, या आप इस प्लान को ही ड्रॉप कर दोगे, या तो बार बार ड्रॉप लोगे या प्लान को ही ड्रॉप कर दोगे कि MBBS करनी भी है। अब बात यह है कि प्लान को ड्रॉप करके काम खत्म नहीं होता, इसके बाद वर्ल्ड में कंपटीशन इतना, रिसोर्सेज इतने कम है ना, तो ज़्यादा कोई अच्छे ऑप्शंस बचते भी नहीं है। बायोलॉजी वाले बच्चों के पास, मेडिकल स्ट्रीम के बच्चों के पास इतने ज़्यादा कुछ खास ऑप्शंस नहीं है। द सूनर यू रियलाइज इट द बेटर इट विल बी फॉर यू। तो करना क्या है, सिर्फ कोर टॉपिक्स को टारगेट करना है। अब बिल्कुल स्पून फीडिंग नहीं करनी है। इन कोर टॉपिक्स के लिए आपको किसी का वीडियो नहीं देखना है कि कोई हमें कोर टॉपिक्स बता दे तो हम उन कोर टॉपिक्स को कर लें। रिमेंबर, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। जो काम आप खुद एनालाइज करके कर सकते हो वो कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। तो आपने करना क्या है, आपने पहले PYQ लगाने हैं। डर लगेगा लगाने में कि यार सारे गलत होंगे, पर देखो गिव अप से तो अच्छा ही है, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। इवन इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट अगर अब गिव अप कर रहे हो तो करना पड़ेगा, और तब भी पूरा साल आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहोगे, क्योंकि आप में ये पोटेंशियल नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट कर सको। अब जब आप PYQ करोगे ना, आपको पता चलेगा कि 90% PYQ तो रिपीट हो रहे हैं,
मतलब ये जो PYQ है, इनको आप प्रॉपर वे में डिकोड करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। हर एक चैप्टर में से एक बार कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एक ही बार पूछा गया, काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं। जैसे इसका प्रूफ मैंने आपको पिछली एक वीडियो में भी दे रखा है कि कैसे आपने PYQ को डिकोड करना है, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि लगभग 2000 मतलब हमने IUD पे वहाँ पर क्वेश्चन किया था और हमने ये देखा कि 24 सालों के अंदर तो 2000 से 2024 तक वो क्वेश्चन 16-17 बार पूछा गया IUD पे। और ऐसे हर चैप्टर्स में ऐसे क्वेश्चन हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कोई फेवरेट चैप्टर तो है नहीं नीट का, ना उन्होंने अलग से कुछ लिखा है उसके लिए। तो आप हर चैप्टर पे वो देख सकते हो डिकोडिंग सीरीज, आपको पता चलेगा कि रिपीट हो रहे हैं। और इवेंचुअली आप कितनी मर्जी अच्छी कोचिंग ले लो, कितने मर्जी ड्रॉप ले लो, जब तक आप ये नहीं एनालाइज कर पाओगे ना कि PYQ और NCERT ही ज़रूरी है, तब तक आपका कभी भी पेपर क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो ये जानने से बेटर कि क्या पढ़ना है, ये जानना पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना। बड़े बड़े रिसोर्सेज नहीं पढ़ने, कोचिंग वाला के मॉड्यूल्स नहीं पढ़ने, तब तक तो बिल्कुल नहीं पढ़ने जब तक NCERT ना हो जाए। होता क्या है, हम पूरा साल मॉड्यूल्स पढ़ते रह जाते हैं और NCERT पढ़ते नहीं है, पूरा साल क्विज और मॉक लगाते रह जाते हैं और NCERT को पढ़ते नहीं है, PYQ को लगाते नहीं है। अब आप सोच के देखो, जिस सब्जेक्ट की आप सिर्फ 11th और 12th में एक एक बुक पढ़ रहे हो और NTA ने उससे पेपर बनाना, अगर आप ऐसे कोचिंग वाला वगैरह की उसमें ट्रैप में फंस जाते हो तो लाइक वो तो आपको एवरीथिंग अंडर द सन, हर चीज़ में से MCQ निकाल कर दे देंगे। वो बहुत वास्ट फील्ड है, ये तीनों ही सब्जेक्ट जो आपके नीट में आने हैं ये बहुत वास्ट फील्ड है। इनमें कोई किसी भी तरह के मॉक बना सकता है, आपको डीमोटिवेट कर सकता है ताकि आप उनके कोर्स परचेज करो। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि PYQ पहले लगाने हैं तब तक आपका नहीं हो पाएगा। अब PYQ भी जब आप लगाओगे 3 कैटेगरीज के क्वेश्चन हमें मिलेंगे, कुछ ऐसे जो एक बारी में सॉल्व हो गए, कुछ ऐसे जिनमें डाउट हो रहा है और कुछ ऐसे जिनमें कोई भी हमें आइडिया ही नहीं है, पता ही नहीं है कि ये कहाँ से पूछा गया। अब जो सॉल्व हो रहे हैं उससे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, अच्छी बात है, हम खुश हो जाते हैं जब हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। पर जिनमें हमें डाउट है और जिनमें हमें आइडिया नहीं है, आप सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस बूस्ट करो या ना करो, पर ये जो डाउट और नो आइडिया वाले क्वेश्चन है, मेक श्योर इनमें आप डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि 30 डेज मोर देन इनफ है PYQ को एनालाइज करने के लिए। जितने भी क्वेश्चंस पे आपका डाउट हो या कोई भी आइडिया ना हो, सिर्फ उन अकेले टॉपिक्स को रीड करो, दोबारा से पढ़ो, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसके कोई शॉर्ट 5-10 मिनट की एक्सप्लेनेशन देख लो यूट्यूब पे। पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आप फंस जाओगे, माइंड बिल्कुल परेशान हो जाएगा और ज़्यादा गिव अप करोगे। तो अब स्मार्ट अप्रोच अपनाओ कि हम पहले PYQ करते हैं। देखो वैसे भी सब खत्म ही है ना, आपने गिव अप कर ही दिया, तो एटलीस्ट ये कर लो, क्या पता है जो रायता फैला हुआ है वो समेटा जाए, क्या पता आप अपना मेस क्लीन कर पाओ। ठीक है, तो दिस वुड बी योर लास्ट होप। उसके बाद क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ कि डेली स्केड्यूल में जो बच्चे तंग हैं कि अपना रूटीन कैसे बनाएं, उसको कैसे बनाना है। पहली चीज़ तो गांठ बांध लो कि आपका जो दिन है वो शुरू होना चाहिए PYQ को सॉल्व करने से, और ये दिन का जो पहला स्लॉट होगा वो हमेशा 3 आवर्स का ही होना चाहिए। क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी 3 आवर्स का है, तो आप एक एग्ज़ाम लाइक एनवायरनमेंट में लगातार 3 घंटे सॉल्व करोगे PYQ। कैसे सॉल्व करोगे, उठाना तीनों सब्जेक्ट, तीनों के एक चैप्टर लगा लेना, 1 या 1.5 चैप्टर लगा लेना, PYQ इनके सारे लगा लेना। ठीक है, अब बाकी के जो 5-6 घंटे आपने पढ़ना है, लेट से आप 8-9 घंटे पढ़ रहे हो, 9 घंटे भी पढ़ रहे हो, तो 3 घंटे आपने PYQ लगा लिया ना, बाकी के 6 घंटे इन चैप्टर्स के इन टॉपिक्स को करो। मतलब 6 घंटे तो इनफ आएंगे, तीनों चैप्टर पूरे जिनके आप PYQ लगा चुके हो वो पूरे भी हो जाएंगे। अब जब आप PYQ लगाने के बाद इन चैप्टर्स को पढ़ोगे ना, तो आपके माइंड में वो चीज़ें क्लिक होती रहेंगी कि, और आप है ना अवेयर रहोगे। ऐसे आप चैप्टर लगाते हो, वीडियो देखते हो, आप बोर हो जाते हो, अब आप अवेयर रहोगे, रीड करोगे, आप अवेयर रहोगे कि अरे इस लाइन में से PYQ था, इस लाइन में से PYQ था, और आपके सामने बहुत सारे सरप्राइज अनफोल्ड होंगे कि यार ये तो रिपीट हो रहे हैं PYQ। मतलब ये तो चीट कोड है नीट को क्लियर करने का, PYQ। ठीक है, अब आपने करना क्या है, कितने साल के PYQ करने हैं, एटलीस्ट 13-14 ईयर्स के PYQ करने हैं। ठीक है, और इनको डिकोड करते चलना है कि रिपीट हो रहे हैं यार ये तो क्वेश्चंस। क्लियर, तो पहले आपने PYQ करने हैं, पहले 3 घंटे में लेट से एक घंटा निकाल कर 3 चैप्टर कर लिए, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का। अगले 5-6 घंटे में इन्हीं 3 चैप्टर्स को पढ़ डालो।
मान लो बायो का चैप्टर आपने समझ रखा है, बस रिवीजन की ज़रूरत है, आपने 1.5-2 घंटे में फटाफट 1-1.5 घंटा ही लगेगा, एनसीईआरटी को रीड कर लिया और आपको पता चलेगा कि यार इन्हीं लाइंस में से सारे पीवाई क्यों आए हुए हैं। और बाकी का टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर आपको वो चैप्टर नहीं भी आते तो उसको करो, उसको स्किप मत करो, ठीक है। अटेम्प्ट स्किप करने से अच्छा है आप अभी ये कर लो, क्योंकि और कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो होगा, एटलीस्ट पेपर तो देकर आओगे, अगले अटेम्प्ट के लिए ऑलरेडी तैयार तो होगे। मतलब जो काम आप पूरा साल नहीं कर पा रहे, PYQ एनालाइज और सिलेबस कंप्लीशन, क्या पता इस टाइम आप जब अपना पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलोगे कि यार हमें तो पेपर देना ही देना, आप ऑप्शन ही निकाल दो ना गिव अप का। गिव अप तो तब करोगे ना जब आपके पास ऑप्शन होगा, आप अपने माइंड में से ऑप्शन ही निकाल दो, मरता क्या नहीं करता। अब आप सोचो कि गिव अप का ऑप्शन ही नहीं है तो हो जाएगा। अब बात आती है मॉक कितने लगाने हैं। आप 5 या 6 मॉक्स लगा लो, अब इस गिवन टाइम फ्रेम में ये इनफ है। कैसे? डेली जिन 3 घंटे में आप PYQ लगा रहे हो, हर 4 दिन छोड़कर, आप हर 4 या 5 दिन छोड़कर, 5 दिन छोड़कर आप 1 दिन मॉक लगा लो। जैसे मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपने PYQ लगाया, सैटरडे बांध लो मॉक का, फिर अगले 5 दिन छोड़ के छठा दिन बांध लो मॉक का। तो ऐसे करके 30 डेज में आपके 5 या 6 मॉक हो जाएंगे। मेक श्योर 3 घंटे का मॉक है तो 3 घंटे उसको एनालाइज करने में भी लगाओ। जिस दिन मॉक दे रहे हो उस दिन बेशक सिर्फ मॉक ही दो, रेस्ट करो थोड़ा सा, मॉक दो, अपना 5-6 दिन से लगातार पढ़ रहे हो, छठे दिन मॉक दो, उसको एनालाइज करो और थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा सा अपने माइंड को शांत होने दो। तो अब जो टाइम है एटलीस्ट आपको 9 से 10 घंटे पढ़ना है। देखो लोग कहेंगे, लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, वो 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा ना, आपके जो 7-8 घंटे हैं ना वो और नीचे चले जाएंगे। क्योंकि अब आप सोचोगे यार लोग तो 16 घंटे पढ़ रहे हैं, अब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो आप इन 7-8 घंटों से भी जाओगे। जस्ट अंडरस्टैंड योर बॉडी, इतना सबकी बातों में मत आया करो। 16 घंटे पढ़ना इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 16 घंटे पढ़ पाओ, किसी के लिए भी नहीं है। 2 दिन पढ़ लोगे, तीसरे दिन बॉडी खुद रेस्ट मांगेगी। तो कैसे आपका डे प्लान होना चाहिए? बस किसी भी हाल में ये चीज़ बांध लो कि एक तो PYQ से शुरुआत करनी है और दिन 8 बजे शुरू हो जाना चाहिए। मतलब आप 7:15 7:30 उठ जाओ, इसके लिए आपको 12 बजे सो जाना है, 12 बजे से लेट नहीं करना है, चाहे कुछ भी ना हो। किसी दिन अगर कुछ भी नहीं हो रहा ना, टाइम पूरा वेस्ट हो गया, एटलीस्ट उस दिन अपने अंदर ये इंप्रूवमेंट करो कि टाइम से सो जाओ। क्योंकि उस दिन अगर आप ये सोचोगे दिन में पढ़ाई नहीं हुई, रात को पढ़ लेते हैं, तो अगला दिन, उससे अगला दिन, पूरा महीना ऐसे आपका खराब हो जाएगा। हमारी जो एफिशिएंसी होती है वो मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता है हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो 8 बजे से लेकर 11 बजे तक 3 आवर का आपका स्लॉट होगा जिसमें आपने PYQ लगाने हैं, चैप्टर वाइज, एक चैप्टर फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का। क्लियर? 2014-15 ऑनवर्ड से PYQ लगा लेना। अब आपने 11 से 12 ब्रेक लिया, अपना नहा लिए। देखो उठते ही नहीं नहाना है, उस टाइम तो माइंड फ्रेश है। जब थोड़ी सी थकावट हो चुकी है 11 बजे, और उठते ही ब्रेकफास्ट भी नहीं करना है, हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना है, कुछ लाइट खाना है, दूध पियो आराम से, कुछ प्रोटीन वाला फीडिंग करो जिससे नींद ना आए, कैलोरीज वगैरह ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसमें। अब 11 से 12 अपना नहाओ, पहले नाश्ता करो फिर नहाओ। नहाने से क्या होगा ना, एनर्जी दोबारा से आपकी वापस आ जाएगी। अब आपने जो अगला स्लॉट लगाना है वो 2.5 घंटे के होंगे। एक 12 से 2:30 बजे तक का स्लॉट लगाओ जिसमें आप जो भी आपने मॉक टेस्ट में देखा, अगर तो बायो के वो क्वेश्चन सारे सोल्व हो चुके हैं फिर तो अगले चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं हुए उसी चैप्टर को रिवाइज करना है, तो मतलब इस 2.5 घंटे में आपका स्केड्यूल क्या होना चाहिए, आपने NCERTs ही पढ़नी है, चाहे नया चैप्टर, चाहे जिसका मॉक लगाया उसका। अब ये आपके ऊपर है, आपको वो चैप्टर आता है या नहीं आता, कैसे आपने करना है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। 2:30 बजे तक आप पढ़े, आपने 3:30 बजे तक ब्रेक लिया, 1 घंटा घूमो, अपना घर वालों से बात करो, खाना खाओ। 3:30 से 6 अगले 2.5 घंटे का आपका स्लॉट होगा। कुल मिला के ये जो सेकंड और थर्ड स्लॉट है ना, इसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के चैप्टर्स निबेड़ने हैं। कम से कम भी बहुत अच्छा होगा कि आप 1.5 2 चैप्टर निबेड़ लो। आई नो वो हो नहीं पाएगा 6 घंटे में, रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, 1-1.5 चैप्टर हर एक का, हर एक सब्जेक्ट का, तीनों सब्जेक्ट का करो। एटलीस्ट बायो में तो 1.5 चैप्टर करो, केमिस्ट्री फिजिक्स में चाहे 1-1 कर लो। देखो स्किप करने से तो बहुत बेटर है, अटैम्प्ट छोड़ने से तो बहुत बेटर है, गिव अप करने से तो बहुत बेटर है। फोर्थ, अब ये आपका थर्ड स्लॉट खत्म हुआ 6 बजे, 2 घंटे का रेस्ट लो, घूमो फिरो, बाहर घूम कर आओ, टहल कर आओ, अपने माइंड को भी ब्रेक दो, क्योंकि इवेंचुअली सब कुछ आपके माइंड नहीं करके देना। अब आपके हाथ में कि आपने इस माइंड से प्रोडक्टिविटी लेनी है या एंजाइटी और स्ट्रेस लेना। आपका जो लास्ट स्लॉट होगा वो 2 आवर्स का होगा, 8 PM से 10 PM, या आप थोड़ा इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हो अपने हिसाब से, 8:30 से 10:30 आराम से कुछ भी कर सकते हो, 9 to 11 भी कर सकते हो,
ठीक है, आपने इसमें रिवाइज करना है। इन्हीं में से जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसको आप रिवाइज करो। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितनी इजीली ये चीज़ें हो सकती हैं अगर आप अपना डे डिवाइड कर लो, डिवाइड करके चलो 1 स्टेप एट अ टाइम। तो आप देख सकते हो 3 घंटे और ये 5 घंटे, 8 और 2 घंटे 10 घंटे। मान लो आप इसका 80% भी कवर कर लेते हो तो भी आप 8 घंटे तो पढ़ रहे हो ना, से तो अच्छा ही है। इतना सोच रहे हो, इतना स्ट्रेस ले रहे हो, 3-4 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो, उससे तो ये मच बेटर है। एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड काउंट्स। जो आप वेस्ट कर रहे हो वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, वो आपका अटेम्प्ट वेस्ट हो रहा है। उस टाइम पे आप कोई टॉपिक पढ़ सकते थे, कुछ कर सकते थे। वही है चीट कोड, वही आएगा पेपर में, भरोसा रखो। ठीक है, बस मेक श्योर आपका जो फर्स्ट स्लॉट है वो PYQ से स्टार्ट होना चाहिए और हर 4 या 5 दिन बाद PYQ की जगह वहाँ पर मॉक होना चाहिए। ट्रैक योर प्रोग्रेस, जॉट इट डाउन, लिखो। जब तक आप टू डू लिस्ट नहीं बनाओगे ना, आप अपने माइंड में रूटीन बनाते हो, गलती ही है, तब तक आप कभी भी इस चीज़ को अटेन नहीं कर पाओगे, सक्सेस अटेन नहीं कर पाओगे। ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो और दूसरा क्या होता है ना, जब हम टू डू लिस्ट बनाकर चलते हैं, हम उसको टिक करते रहते हैं, तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस अचीव होता है, अकाउंटेबिलिटी रहती है कि हाँ हम कर रहे हैं। और सोने से पहले ही अगले दिन का स्केजुअल बनाकर चलो, अपना रूटीन बनाकर चलो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और किसी डिस्ट्रैक्शन पे कट डाउन करो ना करो, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन में 1 महीने के लिए कट डाउन कर लो। अगर आपका ज़िंदगी भर का लाइफ, मतलब ज़िंदगी भर की लाइफ बन रही है, मतलब करियर बन रहा है, तो 1 महीना डिजिटल कट डाउन कर भी दोगे तो कुछ नहीं होगा। मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो, चाहे भगवान में बिलीव करो, चाहे यूनिवर्स में बिलीव करो। 99% ऑफ द पीपल जो सक्सेसफुल होते हैं, या तो वो भगवान में बिलीव करते हैं या वो यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, वो किसी चीज़ में बिलीव करते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप हर जगह जाकर हर किसी को अपना दुख बताओ कि नहीं हो रहा है, लोगों से होप लो कि उनका भी नहीं हो रहा है, उससे बढ़िया है आप भीड़ से अलग हट के अपना रास्ता खुद बनाओ। आप ये होप रखो कि मेरा होगा। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं होगा, आप डेली खुद को बोलो अरे यार मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, कि अरे यार इनको नीट कर मैं करके दिखाता हूँ या मैं करके दिखाती हूँ। तो देखो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा। बस कोई भी कहे ना यार मुझसे नहीं हो रहा है, अगले साल ड्रॉप करके करूँगी, अच्छी तरह करेंगे, कान बंद कर लेना और आंख बंद कर लेना और बस चलते चले जाना। 30 डेज हैं आपके पास। रिमेंबर, आप सिर्फ सक्सेसफुल बनना चाहते हो। यूनिवर्स या भगवान जिनमें भी आप मानते हो, वो आपको एज अ पर्सन मोल्ड करना चाहते हैं। आप सिर्फ डॉक्टर बनना चाहते हो, वो एज अ पर्सन आपको मोल्ड करना चाहते हैं। जब तक आप, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत या तो ब्रिलियंट माइंड के हैं या वो उनको कंसिस्टेंट रहने की आदत है, वो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते जा रहे हैं, साथ साथ वो बिलीव कर रहे हैं भगवान में या यूनिवर्स में, उनसे डेली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने ऊपर उनका बिलीव है, यूनिवर्स पे उनका बिलीव है कि हम कर लेंगे, तो वो सक्सेस हो रहे हैं। और बाकी क्या है, अगर आप नहीं ऐसे करोगे तो 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, या अल्टीमेटली ये प्लान ही ड्रॉप। इवेंचुअली कभी लाइफ की आगे की स्टेज पे जाकर जब और कोई मुश्किल आएगी, तब भगवान की तरफ जाओगे या यूनिवर्स की तरफ जाओगे। क्योंकि इस फेज से आपने जो लर्निंग्स लेनी है ना, अपने सब्जेक्ट की लर्निंग्स के अलावा, आप वो लर्निंग्स नहीं ले रहे हो। हम पढ़ते हैं ना ओम ब्रह्मास्त्र, यानी हम ब्रह्मा जी की क्रिएशन है, हम यूनिवर्स की ही क्रिएशन है, यानी हमारे अंदर ही वो सब कुछ है, हमारे अंदर ही वो एनर्जी है जो हमारी लाइफ बना सकती है। ठीक है, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गिव अप नहीं करना है, अपना बेस्ट देना है। थैंक यू सो मच।